संघ और इसके राज्य को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, यूनियन एंड इट्स स्टेट। वैसे तो ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन चूंकि वो लेक्चर भी छोटा रखना पड़ा था थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, और अब भी पूरी तरीके से थ्रोट इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है, तो क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धीरे धीरे 1-2 दिनों में हम लोग अपने ओरिजिनल पेज पर आ जाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में कैसे नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। आर्टिकल 3 के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि आर्टिकल 3 संसद को अधिकार देता है कि वह भारत में नए राज्य निर्मित कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, केवल कानून बनाया जा सकता है, कानून बना करके निर्माण किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने यह भी चर्चा की कि स्वतंत्रता के बाद भारत में ABCD कैटेगरी के स्टेट थे। ABCD कैटेगरी के स्टेट थे क्योंकि जो ब्रिटिश प्रांत थे उन ब्रिटिश प्रांतों को A कैटेगरी का स्टेट बना दिया गया, और इनके लिए A श्रेणी के राज्य मूल संविधान में, और इनके लिए भाग 6 बनाया गया संविधान में। B श्रेणी के राज्य, इनमें वो थे जिनके यहाँ विधायिकाएं थीं जिन रियासतों में, तो वो पार्ट 7 में बना दिए गए, भाग 7 में उनके लिए बंद कर दिया गया। C श्रेणी के राज्य, ये देशी रियासतें थी पूरी तरीके से, इनके लिए भाग 8 बना दिया गया, और जो D श्रेणी के राज्य थे इसके लिए भाग 9 बना दिया गया। इसमें केवल अंडमान निकोबार था, और यह तय किया गया था कि अगर और भी कोई राज्य भारत में शामिल होगा, कोई भी विदेशी हिस्सा भारत में शामिल होगा, तो उसे भी इसी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और इस तरीके से ABCD 4 कैटेगरी के स्टेट्स बनाए गए, 4 श्रेणी के राज्य बनाए गए। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 लिख दिया गया। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था कर दी गई। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद ही भारत में नए राज्यों के गठन की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू हो गए। देश के अलग अलग भागों से नए राज्य की मांग के लिए आवाज उठने लगी, और इसका मुख्य आधार था भाषा। एक भाषा एक राज्य। इसका अर्थ यह है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। जैसे पहले मद्रास प्रांत था, मद्रास प्रांत में आज का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तीनों शामिल था, लेकिन अलग हुआ। पहले मद्रास से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना, फिर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तेलंगाना अलग राज्य बना। तेलुगु भाषा के आधार पर इसे अलग किया गया। केवल एक ग्राउंड था, केवल एक ही आधार था। क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी जानते हैं कि जो तमिलियंस हैं वो अपनी भाषा को लेकर के बहुत पजेसिव है, न जाने क्यों ऐसा है, लेकिन और यही कारण है कि हिंदी का देश में जो सबसे बड़ा विरोध है वो केवल तमिललैंड से आता है। बाकी अन्य राज्यों में भी हिंदी को लेकर के थोड़ी बहुत सुगबुगाहट रहती है, लेकिन जो तमिललैंड है वो हिंदी का सबसे बड़ा विरोधी, धुर विरोधी लैंड है, और इसी ने हिंदी को राजभाषा नहीं बनने दिया एक तरीके से कहें तो हालांकि दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी हिंदी को लेकर के थोड़ा बहुत विरोध रहा, लेकिन जितना कट्टर विरोध तमिल भाषा के लोगों ने किया उतना कट्टर विरोध नहीं हुआ अन्य जगहों पर। नतीजा ये हुआ कि जो तेलुगु भाषा के लोग थे, जो एक साथ तमिल भाषियों के साथ रहते थे मद्रास प्रांत में, अब मद्रास प्रांत हट गया, अब उसका नाम तमिलनाडु हो गया है, तो वहाँ तेलुगु भाषा के लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई हमें इन तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के साथ नहीं रहना, हमें हमारे लिए तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य बना देना चाहिए। ये आंदोलन स्वतंत्रता के पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसी मांगों को ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी चाहते थे कि पहले देश को स्वतंत्रता मिले, फिर बाकी जो समस्याएं हैं वो सुलझा ली जाएंगी। स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा पहला लक्ष्य था। जब स्वतंत्रता मिल गई तो अब ये लक्ष्य रहा नहीं, तो फिर जो द्वितीयक लक्ष्य थे, जो पर्दे के पीछे थे, नेपथ्य में थे, वो सब प्रकट हो गए। उनमें एक लक्ष्य ये था कि भाई भाषा के आधार पर नया राज्य बनना चाहिए। अब जब भाषा के आधार पर नया राज्य बनना चाहिए तो मांग सबसे ज़्यादा मद्रास प्रांत से उठी तेलुगु भाषी लोगों को लेकर के। अन्य राज्यों में भी सुगबुगाहट थी, लेकिन इतनी कट्टर मांग नहीं थी जितनी तेलुगु भाषी क्षेत्र को लेकर के थी, तमिल भाषी क्षेत्र से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करने को थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए धर आयोग बनाया गया। एस के धर न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और इनसे कहा गया कि भाई एक भाषा एक राज्य की जो मांग है हमारे देश में, इस पर विचार किया जाए। वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक भाषा एक राज्य की जो मांग है, इस मांग पर विचार किया जाए और इसके बारे में सिफारिश की जाए कि कैसे इसका गठन किया जाए। धर आयोग ने 1948 में ही अपनी सिफारिश दी, उन्होंने मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी मांग का समर्थन नहीं किया जा सकता, ऐसी मांग को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। नतीजा ये हुआ कि JVP 1948 में ही दिसंबर में JVP कमेटी बनाई गई, दिसंबर 1948 में बनाई गई, और अप्रैल 1949 आते आते उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसे JVP इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें J फॉर जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, आप जानते हैं उस समय, V फॉर वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री थे, आप ये भी जानते हैं, और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ये वही प्राणी हैं जब ये सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए थे कांग्रेस अध्यक्ष का, तो गांधी जी ने कहा था ये मेरी निजी हार है, तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ के चले गए उसके बाद फिर। तो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने बनाई। इन 3 लोगों की कमेटी ने भी मांग को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर तो राज्य नहीं बनेगा। अब जब इस कमेटी ने मांग को रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, तो कमेटी में शामिल कौन लोग थे? जवाहरलाल थे, प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई थे, गृहमंत्री थे। तो जब बाकी पट्टाभी सीतारमैया थे, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कमेटी में शामिल था। और जब ऐसी कमेटी मना कर रही है, यानी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मना कर रहा है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, तो इसका मतलब नहीं बनेगा। तो ये तय हो गया कि अब भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा।
जब ये निश्चित हो गया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, तो तेलुगु भाषी लोगों ने इस बात को लेकर के तीव्र आंदोलन शुरू कर दिया और फिर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। कैसे गठन हुआ? मद्रास से तेलुगु भाषी लोगों को अलग करके एक आंध्र प्रदेश बनाने की मांग लंबे दिनों से पेंडिंग थी, लेकिन जब जेवीपी कमेटी ने भी मांग को रिजेक्ट कर दिया तो तेलुगु भाषी लोगों ने समझा कि अब हमें अपने आंदोलन को तीव्र करना ही पड़ेगा। इस आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता थे वो थे पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु सबसे बड़े नेता थे इस आंदोलन के, और नेहरू जी के बड़े अच्छे परिचित थे, वल्लभ भाई के बड़े अच्छे परिचित थे, क्योंकि सब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में साथ लड़ाई लड़ चुके थे और गांधी जी के साथ इन्होंने आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई थी। तो इसलिए इन्हें लगा कि अगर हम आंदोलन करेंगे तो हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा। तो इन्होंने आंदोलन शुरू किया जिससे कि सरकार इनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, लेकिन सरकार ने तो कुछ और ही सोच रखा था कि भाई भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होने देना है। नतीजा ये हुआ कि इनकी मांग पर विचार नहीं हुआ। जब इनकी मांग पर विचार नहीं हुआ तो फिर पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, मरते तक अनशन करेंगे, भूख हड़ताल कर दी। 55 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 56वें दिन श्रीरामुलु राम को प्यारे हो गए, यानी रामुलु का निधन हो गया। क्योंकि रामुलु उस क्षेत्र के बेहद लोकप्रिय नेता थे, इसलिए रामुलु का निधन लोगों के लिए बड़ी क्षति थी। नतीजा ये हुआ कि रामुलु के निधन पर आक्रोश बढ़ गया, हिंसा शुरू हो गई, और इस हिंसा का दमन करने के लिए, इस हिंसा को रोकने के लिए सरकार के पास केवल एक ही विकल्प था कि वो आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को स्वीकार कर ले, क्योंकि इसी पर्पस के लिए रामुलु ने जान दे दी। नतीजा ये हुआ कि जब रामुलु के निधन के बाद हिंसा व्यापक रूप से बढ़ गई तो फिर सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया कि भाई चलो ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि ये प्रथम भाषाई राज्य बन गया। 1953 में इसका गठन हो गया और पहला भाषाई राज्य बना। भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला स्टेट बना। अब भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। बाकी राज्यों को भी लगा कि अगर हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाना है तो सरकार ने तो मना कर रखा है, क्योंकि सारी समितियों ने मना कर रखा है, लेकिन एक फार्मूला है, एक रास्ता है। किसी रामुलु को पकड़ते हैं, अनशन करते हैं, राम को प्यारा करते हैं, कुछ हिंसा करते हैं, हिंसा से बचने के लिए सरकार हमारी मांग मान लेगी। तो ये जो एक परसेप्शन क्रिएट हुआ समाज में, ये बेहद नेगेटिव था, ये बेहद गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने यह तय किया कि मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए प्रयत्न किया जाएगा, और इसके लिए फिर आगे चलकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। 1953 में बनाया गया। 1955 में इसने अपनी सिफारिशें दी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए न्यायमूर्ति फजल अली, इसके अध्यक्ष बनाए गए, और 2 सदस्य बनाए गए के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुजरू, हृदयनाथ कुजरू। नाइनटीन 1953 में आयोग का गठन हुआ। फजल अली इसके अध्यक्ष बनाए गए, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुजरू इसके मेंबर बनाए गए। आयोग को जिम्मेदारी दी गई कि वह इस मांग पर विचार करे कि क्या भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन किया जाना चाहिए। आयोग ने इस मांग पर विचार किया। 1955 में आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी। आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी वो बड़ी व्यापक महत्व की रिकमेंडेशन थी, और इसलिए आयोग की रिकमेंडेशन का महत्व अभी भी बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें आयोग ने की। आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी 1955 में, पहली बात तो आयोग ने मांग को अस्वीकार कर दिया। भाषाई राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसने भी रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। इसने कहा भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। एक भाषा एक राज्य की मांग को इसने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी उसने बड़े व्यापक महत्व की सिफारिशें की। बोल के लिखाता हूँ इसको, आप लिखिए, तब तक बीच बीच में बैठ भी जाऊंगा मैं। आयोग ने जो सिफारिश की वो सिफारिश बड़े व्यापक महत्व की थी। आयोग ने कहा कि भाई राज्य बनाने के लिए हमें भाषा को एक घटक के रूप में अध्ययन के लिए स्वीकार करना होगा, आधार के रूप में विचार के लिए स्वीकार करना होगा, लेकिन एकमात्र भाषा राज्य के गठन का आधार नहीं हो सकती। और केवल भाषा ही नहीं बल्कि अन्य हमें सांस्कृतिक एकरूपता पर भी ध्यान रखना होगा। केवल भाषाई एकरूपता के आधार पर राज्य नहीं बन सकता, हमें भाषाई एकरूपता के साथ साथ हमें सांस्कृतिक एकरूपता पर भी ध्यान देना होगा। एक बात। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि भाषा के अलावा अन्य आधार हैं जो राज्य के गठन के प्रमुख आधार होने चाहिए। जैसे वहाँ पर संसाधन कितने हैं उस क्षेत्र में, संसाधनों के उपयोग करने की क्षमता कैसी है, विकास करने की क्षमता कैसी है, नियोजन की क्षमता कैसी है, प्रशासनिक क्षमता कैसी है उस क्षेत्र की। तो हम समग्रता से विचार करें और इस विचार में हम भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को भी शामिल करें। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता भी हमारे विचार का केंद्र होगी, विमर्श का केंद्र होगी, लेकिन एकमात्र केंद्र नहीं होगी। इसके अलावा आयोग ने जो अपनी अगली सिफारिश की, आयोग ने कहा कि जो अन्य आधार, जो राज्यों का कैटेगराइजेशन है ABCD श्रेणी समाप्त होगी। अब तक जो ABCD श्रेणी के राज्य थे जो हमने यहाँ पर लिखे थे, अब ये ABCD श्रेणी समाप्त होगी, यानी ये भाग 6, 7, 8, 9 खत्म होंगे और दो नए वर्गीकरण शुरू होंगे। एक होगा राज्य और दूसरा होगा
संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और यूटी, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, ये दो तरीके का क्लासिफिकेशन होगा। अब आज यही दो तरीके का क्लासिफिकेशन है। इसकी मांग को स्वीकार कर लिया था सरकार ने। तीसरी मांग लिखो, इसको बोल के लिखाता हूँ। तीसरी मांग में लिखो, लिखो आयोग ने राज्यों के गठन के लिए, आयोग ने राज्यों के गठन के लिए निम्नलिखित मांगों पर, निम्नलिखित मांगों पर, आयोग ने राज्यों के गठन के लिए निम्नलिखित मांगों पर विचार करने की सिफारिश की। निम्नलिखित मांगों पर या निम्नलिखित बातों पर, निम्नलिखित मांगों पर या निम्नलिखित बातों पर विचार करने की सिफारिश की। निम्नलिखित मांगों पर या निम्नलिखित बातों पर विचार करने की सिफारिश की। अब इसमें लिख लो कौन कौन सी मांगे हैं। पहले रोमन में लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, उस क्षेत्र में नियोजन एवं विकास की क्षमता, उस क्षेत्र में नियोजन एवं विकास की क्षमता। दूसरा, भारत की एकता एवं अखंडता, भारत की एकता एवं अखंडता, भारत की एकता एवं अखंडता। तीसरा, सांस्कृतिक एवं भाषाई एकरूपता, सांस्कृतिक एवं भाषाई एकरूपता। चौथा, प्रशासनिक सुविधा एवं क्षमता, प्रशासनिक सुविधा एवं क्षमता। पैरा चेंज करके लिखो, आयोग की सिफारिशें व्यापक महत्व की थी, आयोग की सिफारिशें व्यापक महत्व की थी, इसलिए सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली गई, इसलिए सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली गई। अब लिखो, हेडिंग लिखो, सरकार द्वारा उठाया गया कदम, सरकार द्वारा उठाया गया कदम। सरकार ने क्या कदम उठाया, लिखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन 1956 और 7वां संविधान संशोधन 1956 उपर्युक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए, उपर्युक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए संसद द्वारा निर्मित किया गया, बनाया गया, संसद द्वारा निर्मित किया गया या बनाया गया, संसद द्वारा निर्मित किया गया या बनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप एबीसीडी, राज्यों का एबीसीडी वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया, राज्यों का एबीसीडी वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया और भाग 6 से 9 समाप्त कर दिए गए। 6, 7, 8, 9, 6 से 9 यानी 6, 7, 8, 9 समाप्त कर दिए गए। इसी में था ये राज्य, 6, 7, 8, 9 समाप्त कर दिए गए। पुनः दो श्रेणियां जोड़ी गई, पुनः दो श्रेणियां जोड़ी गई जिन्हें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कहा गया, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कहा गया। राज्य के लिए, राज्य के लिए संविधान में भाग 6 शामिल किया गया, राज्य के लिए संविधान में भाग 6 शामिल किया गया और संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं बोलचाल में, और संघ राज्य क्षेत्र के लिए, और संघ राज्य क्षेत्र के लिए भाग 8 पार्ट 8 शामिल किया गया, संघ राज्य क्षेत्र के लिए भाग 8 शामिल किया गया। तो ये दो भाग जोड़े गए, चूंकि 7 और 9 हटा दिए गए थे तो वो हमेशा के लिए हट गए। आगे चल करके 73rd अमेंडमेंट से भाग 9 तो जुड़ गया पंचायत के रूप में, लेकिन भाग 7 आज भी नहीं है। भाग 6 के बाद सीधे भाग 8 आता है। भाग 7 कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित नहीं है, वो खाली है, ओमिट हो चुका है वहाँ से। उसकी जगह पर अभी तक कोई नया भाग जोड़ा नहीं गया, तो वो जगह खाली हो गई है, अभी भी वैकेंट है इस तरीके से। तो ये नया चेंज ला दिया गया। तो अब ये जो परिवर्तन है ये 1956 से आया है। तो 1956 के बाद से फिर नए राज्यों का निर्माण होता रहा है, समय समय पर नए राज्य बने हैं। दो तरीके से, एक तो जो भारत में राज्य थे उन्हीं को चेंज करके नए नए राज्य बना दिए गए। जैसे 1960 में, इसके बाद जो पहला राज्य बना इस घटनाक्रम के बाद, वो 1960 में बना, 1960 में बना। लिख लेना, मैं बोलता चला हूँ 1960, नोट कर लो, नोट करके लिखते चलो। पहला पॉइंट लिखो 1960। तो 1960 में बॉम्बे प्रांत था, पहले बॉम्बे प्रांत था। बॉम्बे प्रांत को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया। बॉम्बे प्रांत को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया। तो हुआ क्या था कि जो गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे, दोनों लोग एक साथ रहते थे, दोनों का एक प्रांत था, उसको बॉम्बे प्रांत कहते थे। लेकिन 1960 में ये तय किया गया कि नहीं भाई, गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात, मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र। इसका मतलब ये है कि सिफारिशें तो आ गई, लेकिन राज्यों के गठन में जो भाषाई आधार रहा वो प्रमुख रहा 70 के दशक तक, उसके बाद नहीं रहा, उसके बाद चेंज हो गया।
तो 1960 में ये बने। अगला लिखो, 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड बना। तो ये नागालैंड हो गया अलग से। उसके पीछे भाषा रीजन नहीं थी, उसके पीछे नगा कल्चर की, नगा समुदाय के लोग अलग होना चाहते हैं आसाम से, तो वो एक सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण तो नगा समुदाय के लोग अलग होकर के उन्होंने राज्य की मांग की। हालांकि वो मांग बहुत पहले से थी, आज़ादी के पहले से पेंडिंग थी, लेकिन वो आगे मान ली गई और अलग राज्य बना दिया गया। हालांकि राज्य बनाने के बाद अब वो लोग अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। नगालिम उसका नाम रखा है उन्होंने, और उसके लिए तमाम उग्रवादी संगठन बनाए हैं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागालैंड, उसके कई सारे ग्रुप हैं, इसाक, मैवा और खापलांग, अलग अलग गुट हैं। तो वे एक अलग देश बनाने की मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये मांग तो स्वीकार नहीं की जा सकती। राज्य तक तो ठीक था कि चलो मान लिया, लेकिन इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी यानी जो उग्रवादी गतिविधियां हैं वो आपको समय समय पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ इस तरीके की जो अलगाववादी ताकतें हैं वो आज भी सक्रिय हैं कुछ न कुछ रूपों में। हालांकि नागालैंड में अब अपेक्षाकृत शांति है पहले की तुलना में, क्योंकि सरकार के साथ समझौता है, शांति का समझौता है। वो हम लोग सिक्योरिटी में उसको कवर करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो नागालैंड बना। आगे लिखो 1966, 1966 में, 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बना। ये तीन, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बना। ये तीन कैसे बना बता देते हैं। दरअसल पूरा पंजाब प्रांत था, उसमें आज का हरियाणा, आज का चंडीगढ़, ये सब शामिल था। लेकिन हरियाणा हिंदी बोलने वाले लोगों का बाहुल्य है, वहाँ हिंदी बोलते हैं लोग, हरियाणवी हिंदी बोलते हैं। जो आज का पंजाब है वहाँ पर पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग थे। तो यहाँ भी भाषाई आधार पर एक अलगाव की मांग थी, तो इसलिए एक शाह कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन की सिफारिश के आधार पर पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब बना दिया गया और हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हरियाणा बना दिया गया। रही बात चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ एक तरीके से पॉलिटिकली डिस्प्यूटेड एरिया हो गया। पंजाब अपने लिए डिमांड कर रहा था, हरियाणा अपने लिए डिमांड कर रहा था, और हिमाचल प्रदेश अपने लिए डिमांड कर रहा था। हिमाचल से भी लगा हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश उसमें राज्य नहीं था, वो यूनियन टेरिटरी था, संघ राज्य क्षेत्र था। तो ये तय किया गया कि किसी के पास नहीं होगा, ये भारत सरकार के पास होगा। तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इस तरीके से। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश इससे पहले यूनियन टेरिटरी था, क्योंकि पहाड़ी एरिया था, इसलिए उसको संघराज्य क्षेत्र बनाया गया था, लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया, संघराज्य क्षेत्र से राज्य बन गया। 1972 में लिखो, 1972 में मेघालय राज्य बना, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य बने। ये तीन राज्य बने। बेसिकली बने कैसे, क्योंकि जो मेघालय था वो तो असम से अलग होकर के बना, लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों पहले से ही यूनियन टेरिटरीज थी, संघराज्य क्षेत्र थे। 1956 में इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उसके पहले ये सी श्रेणी के राज्य थे। 1956 में इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन आगे चल करके इनको एलिवेट कर दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का दर्जा प्राप्त कर गए, और मेघालय पहले आसाम का हिस्सा था, गारो, खासी, जयंतिया, इन पहाड़ियों का क्षेत्र था। इन पहाड़ियों के क्षेत्र को अलग करके मेघालय एक अलग राज्य बना दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अंतर आया, परिवर्तन आया। फिर आगे चल करके 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक अलग राज्य बना। पहले अरुणाचल प्रदेश आसाम का एक स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था, उसे नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। तो उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र कहते थे, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। तो उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र कहते थे, इसको नेफा के नाम से जाना जाता था, इसको शॉर्ट में नेफा कहते थे। तो अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा था, इस नेफा को स्टेट का दर्जा दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर स्टेट बना दिया गया। मिजोरम को अलग किया गया असम से, असम बहुत बड़ा हिस्सा था पहले, मिजो, ल्यूशियाई, ये सब पहाड़ियों को अलग किया गया, और चूंकि मिजो नेशनल फ्रंट पहले से राज्य बनाने की मांग कर रहा था, तो अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो मिजोरम अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर गया, अलग राज्य बन गया। गोवा अभी तक यूनियन टेरिटरी था, संघ राज्य क्षेत्र था, गोवा को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये सारे काम 1986-87 में हुए, और गोवा से दमन दीव, दादरा नगर हवेली को अलग कर दिया गया। दमन दीव और दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी बने रहे, आज भी हैं यूनियन टेरिटरी, पहले अलग अलग थे, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक में विलय कर दिया गया है। गोवा को अलग करके राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 2000 में तीन अलग अलग राज्य बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीन राज्य बने 2000 में बने। उत्तर प्रदेश से पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से जनजातीय क्षेत्र को अलग करके झारखंड बनाया गया, और मध्य प्रदेश से भी जनजातीय बहुल क्षेत्र को अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो इस तरीके से तीन राज्य बने। 2014 में, 2014 में फिर से आंध्र प्रदेश को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया, जिसको तेलंगाना कहते हैं। तो 2014 में तेलंगाना बना। तो आप ये देखें कि समय समय पर नए राज्यों का क्रमिक विकास होता रहा, और आज भी 1 दर्जन से ज़्यादा नए राज्यों के गठन की मांग हमारे देश में पेंडिंग है। हम लोग इस बात का विश्लेषण करेंगे मेन एग्जामिनेशन के नजरिए से कि क्या नए राज्यों के गठन की मांग होनी चाहिए, या का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे, लिखेंगे। ये तो नए राज्यों के विकास का क्रम था। अब जो पुराने राज्य थे, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भारत के हिस्से नहीं थे, उनका भारत में विलय किया गया। भारत में विदेशी राज्य क्षेत्र का विलय। विदेशी राज्य क्षेत्र का मतलब है कि जो विदेशी नियंत्रण वाले राज्य क्षेत्र का विलय। जैसे अब इसमें कई सारे हैं, जैसे पुडुचेरी है, पहले पौंडीचेरी कहते थे इसको, दादरा नागर हवेली है, गोवा और दमन दीव है, सिक्किम है। ये सब पहले भारत के हिस्से नहीं थे, इन सब का भारत में समय समय पर विलय किया गया। जैसे पुडुचेरी का 1954 में विलय किया गया, ये पहले फ्रांसीसी नियंत्रण में था,
फ्रेंच नियंत्रण में था। लेकिन फ्रांस के साथ एक समझौता हुआ भारत का, और उस समझौते के तहत फ्रांस ने पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया कि भाई अब ये भारत के पास रहेगा। तो पुडुचेरी भारत के पास आ गया। बस ये है कि जो फ्रेंच लोग हैं उन फ्रेंच लोगों के हितों का ध्यान भारत सरकार रखेगी, तो उसके लिए वहाँ पर यूनियन टेरिटरी उसे घोषित कर रखा गया है भारत सरकार के नियंत्रण में, और अलग विधानसभा बना दी गई है जिससे कि लोकल मामलों का जो प्रबंध है वहाँ के निर्वाचित लोग कर सकें। तो आज भी वहाँ फ्रेंच पैटर्न के मकान, खान पान, रहन सहन आप देख सकते हो पुडुचेरी में। जो दादरा नगर हवेली है ये भी 1954 में मिला, ये पुर्तगाली नियंत्रण में था, ये पुर्तगाली कंट्रोल में था, और इसको विलय किया गया जब इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया, तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय से। ये तो समझौते से मिल गया था, समझौता हो गया था, लेकिन जब दादरा नगर हवेली को मिलाया गया तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात भारत में मिलाया गया, भारत के पक्ष में निर्णय आया। गोवा का विलय बड़ा उथल पुथल वाला रहा, क्योंकि गोवा भी पुर्तगाली 1961 में विलय किया गया, पुर्तगाली नियंत्रण में था गोवा भी, गोवा दमन दीव दोनों पुर्तगाली नियंत्रण में थे। हमने पुर्तगाल सरकार से बात की, पुर्तगाल सरकार ने अपना जो क्लेम था, अपना पोजीशन था वो विड्रा कर लिया कि ठीक है, गोवा पर हम अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास अब नहीं करेंगे। तो जो वहाँ का सैनिक शासक था उससे कहा गया कि भाई तुम भी वापस आ जाओ, उसने मना कर दिया, उसने कहा ना मेरा एरिया है, हम यहीं जमे रहेंगे, भारत को इसका कंट्रोल नहीं देंगे। अब हमें तो पुर्तगाल की ओर से हरी झंडी मिल चुकी थी कि भाई पुर्तगाल इस पर अपना क्लेम नहीं करेगा, पुर्तगाल क्लेम नहीं करेगा तो फिर अब बारी हमारी थी, हमने क्लेम किया, हमने बातचीत करने की कोशिश की उससे कि भाई वापस चले जाओ, पुर्तगाल क्यों झगड़ा कर रहे हो, वो मानने को तैयार ही नहीं था। नतीजा ये हुआ फिर हमने पुलिस भेज दी, और केंद्रीय पुलिस बलों की मदद से, लेकिन अब चूंकि गोवा समुद्री इलाका था इसलिए अकेले पुलिस के बल का नहीं, पुलिस के बस का नहीं था ये कि हम उसको हमले से मुक्त करा पाते, इसलिए हमें नौसेना की मदद भी लेनी पड़ी समुद्री क्षेत्र होने के नाते। तो नौसेना को भी इन्वॉल्व किया गया, लेकिन बेसिकली ये एक पुलिस कार्यवाही थी, पुलिस एक्शन था, मिलिट्री एक्शन नहीं था। मिलिट्री सहयोग लिया गया, केवल नेवल सहयोग लिया गया, वो हमारी मजबूरी थी क्योंकि समुद्री एरिया था। इस तरीके से गोवा का विलय कर लिया गया 1961 में, और विलय करने के बाद गोवा को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, संघराज्य क्षेत्र बना दिया गया। बाद में चल के आगे 1987 में इसे एलिवेट कर दिया गया, स्टेट का दर्जा दे दिया गया, तब से गोवा राज्य है। दमन दीव आज भी यूनियन टेरिटरी है, और पहले दमन दीव और दादरा नगर हवेली अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, अब दोनों आपस में मर्ज कर दी गई, विलय कर दिया गया है। सिक्किम का जो विलय था वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि सिक्किम भारत का एक प्रोटेक्टरेट स्टेट था, संरक्षित राज्य था। इसका मतलब यह था कि सिक्किम स्वतंत्र तो था, एक स्वतंत्र देश था सिक्किम, लेकिन सिक्किम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की ही थी, सिक्किम को सुरक्षा भारत ही देगा। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि सिक्किम पर एक तरफ से चीन का दबाव था, और चीन के दबाव के अधीन जो सिक्किम का नरेश था उसको चोग्याल कहते थे, चोग्याल। तो चोग्याल पर चीन ने यह दबाव बनाया कि भाई स्वतंत्र रहना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाकी डिप्लोमेटिकली तो अमेरिका वगैरह सब ने इंटरफेयर किया वहाँ पर। ये भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि छोटा सा क्षेत्र है, बड़ा शांतिपूर्ण प्रदेश है, वहाँ वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का अखाड़ा बनने लगा, तो भाई हमें भी अपना कूटनीति इस्तेमाल करना पड़ा, हमने किया, हमें उसमें विजय मिली। सिक्किम की जो जनता थी, लेकिन सिक्किम के विलय का श्रेय सिक्किम की जनता को जाता है। चोग्याल वहाँ का केवल नरेश नहीं था, राजा नहीं था, बल्कि जनता का एक आध्यात्मिक गुरु भी था, जनता उसे अपने आध्यात्मिक गुरु की तरीके से मानती थी, इसलिए चोग्याल और जनता के बीच के रिलेशन अच्छे थे। जनता ने चोग्याल पर दबाव बनाया कि भाई हमें भारत में विलय करना है, भारत में मिलना है। अब बात बहुत सारे प्रेशर की थी, इसलिए विलय तय किया गया कि भाई सिक्किम का भारत में विलय होगा। चोग्याल भारत आया बातचीत करने के बाद चोग्याल ने यह शर्त रखी कि जैसे जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया है वैसे हमको भी इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले, भारत के हिस्से होंगे, भारत के अंग होंगे, लेकिन हमको अपने सारे मामलों में आज़ादी होगी, और भारत का नियंत्रण केवल 3 मामलों में होगा, रक्षा, संचार और विदेशी मामले, केवल 3 मामलों में होगा। अब जो हमारी कैटेगरी थी सातवीं अनुसूची की, उस 7वीं अनुसूची के मॉडल में ये फिट नहीं बैठता था, एक बात। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के साथ जो हमारा समझौता था वो हमारी गलती थी, वो हमारी भूल थी, हम अपनी इस भूल को दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे। अब मैच्योर हो चुके थे, उस समय मैच्योर नहीं थे, परिपक्व नहीं थे, हम ऐसी भूल को दोबारा दोहराना नहीं चाहते थे कि सिक्किम की तरीके, जम्मू कश्मीर की तरीके से जैसे एक इंडिपेंडेंट स्टेटस आर्टिकल 370 के अंतर्गत दे दिया गया था, ऐसा स्टेटस दे दिया जाए, वो भी जो सीमावर्ती राज्य है, और ऐसा सीमावर्ती जो चीन के बिल्कुल करीब है, और चीन कैसा देश है, तो सब कुछ मिलाकर के बड़ा उथल पुथल था। चीन हम पर हमला पहले भी कर ही चुका था 1962 में, लेकिन जनता का दबाव कितना था, आप इस बात से अनुमान लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया था भारत के विलय के पक्ष में, कि कौन लोग भारत के विलय के पक्ष में, वो पूर्ण विलय के पक्ष में, ये 370 टाइप वाला आधा अधूरा बेकार का विलय नहीं, पूर्ण विलय जैसे यूपी एमपी बिहार राज्य है उस तरीके से पूर्ण विलय के पक्ष में कौन कौन है। तो 97.5% से ज़्यादा लोगों ने भारत के पूर्ण विलय के पक्ष में वोटिंग की थी, ये सिक्किम की जनता थी। रेफरेंडम कराया गया था, जनमत संग्रह कराया गया था। तो फिलहाल इसका मतलब यह है कि जो सिक्किम की जनता थी उसका दबाव था भारत में विलय के पक्ष में, तो मिलना तो फिर तय ही था, लेकिन इतना आसान नहीं था। चोग्याल भारत आया, उसने अपनी ये 3 शर्तें रखी, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमें लगा कि चलो ठीक है, कम से कम किसी स्थिति में चीन के खेमे में ना जाने पाए, ये जरूरी है, तो मान लेते हैं। तो पहली बार 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया, 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को संयुक्त राज्य बना दिया गया। ये एक नई कैटेगरी बनाई हमने,
एसोसिएटेड स्टेट बना दिया गया। इसके लिए आर्टिकल 2A जोड़ा और 10वीं अनुसूची जोड़ी, क्योंकि ये कोई राज्य का दर्जा था ही नहीं हमारे यहाँ तो केवल दो कैटेगरी थी, राज्य और यूनियन टेरिटरी, बस। या तो राज्य होता या यूनियन टेरिटरी होता। चोग्याल दोनों के लिए तैयार नहीं था। चोग्याल ने जो डिमांड रखी, उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए नई कैटेगरी बनानी पड़ी। नई कैटेगरी बनाई गई, आर्टिकल 2A जोड़ा गया, जो विदेशी राज्य के भारत में विलय से जुड़ा हुआ आर्टिकल 2 है उसके पास। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में इसके लिए शक्तियों के अलग बंटवारे का प्रावधान किया गया, जैसे 7वीं अनुसूची में बंटवारा है उस तरीके से। और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि विदेशी, रक्षा और संचार, ये 3 मामले भारत सरकार के पास होंगे और शेष मामले सिक्किम के नियंत्रण में होंगे। अब ये भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अब मजबूरी थी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो हमने ये निर्णय ले लिया। लेकिन सिक्किम की जनता चोग्याल के इस निर्णय से खुश नहीं थी, इसलिए चोग्याल पर दबाव बनने लगा भारत में पूर्ण विलय करने का, और ये दबाव कामयाब हुआ। 1 साल भी नहीं बीते और 1975 में 1975 में हमें अगला संविधान संशोधन करना पड़ा, 36वां संविधान संशोधन करना पड़ा। और 36वां संविधान संशोधन करके ये जितने प्रावधान जोड़े गए थे इन सबको समाप्त कर दिया गया और सिक्किम का पूर्ण विलय कर दिया गया एक राज्य के रूप में। राज्य के रूप में सिक्किम का पूर्ण विलय हो गया एक राज्य के रूप में। इस तरीके से बड़े नाटकीय तरीके से सिक्किम का भारत में विलय हुआ। तो इस तरीके से राज्य मिलते रहे। भारत का जो क्षेत्र है वो नए तरीके से संगठित होता रहा, क्योंकि प्राचीन भारत तो बहुत विशाल था। आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, आज का कितना कितना एरिया, ज़्यादा बताना ठीक नहीं है ना, अब तो सब संप्रभु देश हैं, तो ये बात बताना ठीक नहीं है कि कहाँ कहाँ तक भारत का विस्तार था। तो लेकिन धीरे धीरे टुकड़े होते गए। उन टुकड़ों के बाद भी किसी तरीके से भारत की जो वर्तमान एकता और अखंडता है उसे बचाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भारत में राज्यों का विकास हुआ। अब इस राज्यों के विकास में 2 बातें हैं। एक तो जो भारत में राज्य का विकास हुआ, इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक 1970 तक और दूसरा 1970 के बाद। 1970 तक जो राज्यों का विकास हुआ वो भाषाई आधार प्रमुख था। वो मुख्यतः भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई और भाषा के आधार पर राज्य बने। लेकिन 1970 के बाद जो राज्य बने वो भाषाई आधार नहीं है, वो विकास की मांग है, डेवलपमेंट की डिमांड है, और उसके कारण नए राज्यों के गठन की मांग केंद्र में रही है। ये ओवरऑल डेवलपमेंट रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो नए राज्य के गठन की मांग की जा रही है इसका औचित्य क्या है। नए राज्यों के गठन की मांग की जा रही है, इसका क्या औचित्य है, हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। अब नए राज्यों के गठन की जो मांग की जा रही है, नए राज्यों के गठन की मांग मोटे तौर पर उन क्षेत्रों से आ रही है जो विकास के अभाव से ग्रसित है। अब 1970 के बाद से जितने भी राज्य बने हैं वो विकास के अभाव के कारण बने हैं। जैसे बैठ के ही पढ़ाते हैं, जैसे तेलंगाना बना तो तेलंगाना विकास के अभाव से अछूता था। उत्तराखंड बना, मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब अधिकारी उत्तर प्रदेश में नाराज होता था अपने अधीनस्थ अधिकारियों से, तो कहता था कि ठीक से काम करो वरना पहाड़ भेज दूंगा। पहाड़ मतलब आज का उत्तराखंड पूरी तरीके से अनडेवलप्ड था। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं अगर उस समय के उत्तराखंड की बातें आपको बताऊं तो आपको लगेगा सर किस जमाने की कहानी बता रहे हो, क्या ये वास्तव में था, क्या ये सच में था। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बहुत तेजी से बदलाव के दौर से गुजरा है और उसने बहुत तेजी से आधारभूत संरचनाओं का विकास किया है। इसमें कोई शक नहीं, विकास का रोल मॉडल बनकर उभरा है वो। किसी भी दल की सरकार रही हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, हमारा मतलब राज्य से है। किसी भी दल की सरकार रही हो, सबने वहाँ पर विकास कार्यों को गति दी है और उत्तराखंड विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। वो एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है नए राज्य के रूप में कि नया राज्य कैसे विकास कर सकता है। उत्तराखंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन इसके पहले का उत्तराखंड बाप रे अकल्पनीय था, पिछड़ा हुआ और असुविधाओं से ग्रसित पूरी तरीके से। ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, बाकी सारी चीज़ों की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अधिकारियों के लिए कार्य करना बड़ा मुश्किल था, कार्य करने की परिस्थितियाँ बेहद जटिल थी। तो उन परिस्थितियों में अधिकारी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लोग अधिकारी उत्तराखंड के विकास पर ध्यान भी नहीं देते। उन्हें लगता था ठीक है ये डराने का काम आता है अधिकारियों को कि काम करने तो पहाड़ पर भेज देंगे। लेकिन उत्तराखंड ने इस मान्यता को बदल दिया। विकास के इसी अभाव के कारण उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग हुई, राज्य बना और उसने काम किया, आदि आदि आदि। आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो अपने लिए अलग राज्य बनाने की मांग के लिए आंदोलनरत हैं। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे प्रपोजल हैं, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड काफ़ी सक्रिय रहा इस दौरान, चूंकि डेवलपमेंट के लिए काम किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी ताज़ा बना है कुछ दिन पहले, और भी तरह तरह के प्रोजेक्ट लागू किए जा रहे हैं। तो ये डिमांड नेपथ्य में चली गई है, पर्दे के पीछे चली गई है, अन्यथा मांग रही है। इसके अलावा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से अलग होकर के दार्जिलिंग एक अलग राज्य बनने के लिए, पूर्वोत्तर में भी कुछ जैसे बोडोलैंड एक अलग राज्य बनने के लिए आंदोलनरत रहा है, आदि आदि आदि। कुकी, जो मैतेई कुकी का संघर्ष चल रहा है, कुकी अपने लिए अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। तो देश के अलग अलग भागों में आज भी अलग अलग राज्य बनाने को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन समाप्त नहीं हुए। इन आंदोलनों के पीछे मुख्य कारण है कि जहां से आंदोलन शुरू हुए हैं वे क्षेत्र राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विकास
की दशा में पिछड़े हैं। इसलिए इन अभावों के कारण आंदोलन ने जन्म लिया है। इन्हें राजनीति का समर्थन मिला है या इन आधारों पर राजनीति की जाने लगी है, क्योंकि एक मुश्त वोट बैंक दिखाई देने लगा है। इसलिए भी ये पॉलिटिकल इशू बनकर के प्रकट हुआ है, यानी संकीर्णता के कारण, राजनीतिक संकीर्णता के कारण। अब हमारे लिए प्रश्न ये है यहाँ पर चर्चा का कि क्या नए राज्य बनने चाहिए या जैसा है वैसा ही चलने देना चाहिए और नया कोई चेंज लाना चाहिए। इसी बात पर हम विचार करेंगे। पहले हम इसके पक्ष में बात करते हैं कि अगर नया राज्य बनेगा तो क्या होगा। नया राज्य बनने का मतलब है छोटा राज्य, क्योंकि बड़े क्षेत्र को बांट करके राज्य बनाएंगे तो छोटा ही होगा। नया राज्य बनेगा तो छोटा राज्य होगा। छोटे राज्य का मतलब होगा कि छोटे गांव होंगे, छोटी तहसीलें होंगी, छोटे जिले होंगे, छोटी प्रशासनिक इकाइयां होंगी। इसलिए पूरे राज्य में प्रशासन चलाना आसान होगा, छोटे प्रशासनिक इकाइयों में प्रशासन चलाना सरल होगा, सरकारी नीतियों को लागू करना आसान होगा, जनता की शिकायतें सुनना आसान होगा, जनता की सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना आसान होगा। और इस प्रकार शासन की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से सरकार और प्रशासनिक इकाइयों के बीच संबंध सरल होंगे, छोटे होंगे, तो सरकार के द्वारा प्रशासनिक इकाइयों पर निगरानी नियंत्रण आसान होगा। और जब सरकार के द्वारा प्रशासन पर निगरानी और नियंत्रण आसान होगा तो इस प्रकार संपूर्ण शासन प्रशासन व्यवस्था में गुणवत्ता बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। तो शासन प्रशासन की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से तो छोटे राज्य अच्छे माने जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से बात करें तो छोटे राज्य प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से उपयोगी माने जाएंगे। लेकिन अगर इस आधार पर हम छोटे राज्यों के गठन का समर्थन करने लगे तो इसके विपक्ष में भी बात कही जाती है। पहली बात कि अगर छोटे राज्यों का हम ऐसे समर्थन करने लगेंगे तो देश के अलग अलग कोने में जहां विकास का अभाव जन्म लेगा वहां विकास के लाभों को लागू करने की मांग करने के बजाय राज्यों की मांग के आंदोलन शुरू हो जाएंगे और इससे देश में विखंडनकारी प्रवृत्तियां जन्म लेंगी, विखंडनकारी ताकतें जन्म लेंगी देश में। और जब देश में विखंडनकारी ताकतें जन्म लेंगी तो फिर एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा। तो ये प्रवृत्ति भविष्य में देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि छोटे राज्य गुणवत्ता वाले होते हैं, प्रशासनिक गुणवत्ता होती है, शासन की गुणवत्ता होती है, लेकिन यह सच नहीं है। पूर्वोत्तर के सारे राज्य बहुत छोटे हैं। पहले तो इनकी जनसंख्या 4-4 लाख 5-5 लाख केवल हुआ करती थी, तो पूर्वोत्तर के सभी राज्य बेहद छोटे हैं। छोटे होने के बावजूद भी विकास में सबसे पीछे हैं। इसके अलावा जब उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड नए राज्य बने, विकास केवल उत्तराखंड ने किया, झारखंड और छत्तीसगढ़ विकास नहीं कर सका जिस तरीके से उत्तराखंड ने विकास किया। इसका अर्थ यह है कि यह निष्कर्ष निकाल लेना कि छोटे राज्य विकास कर सकते हैं, छोटे राज्य में प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, छोटे राज्य में शासन की गुणवत्ता बढ़ेगी, यह एक मिथ है, यह उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता का सहयोग जरूरी है, जन समर्थन जरूरी है। अगर जन समर्थन मिलेगा और सरकार विकास के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करेगी तो विकास होगा, राज्य कितना भी बड़ा हो। इससे राज्य के आकार पर कोई असर नहीं पड़ता कि राज्य छोटा होगा तभी ऐसा किया जा सकता है। इसलिए राज्य का आकार विकास के लिए मायने नहीं रखता। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब देश में बड़े राज्यों में गिने जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बावजूद भी इन राज्यों में विकास की गति, औद्योगिक विकास की गति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। तो यह कहना कि बड़े राज्य विकास नहीं कर सकते, यह भी उचित नहीं है। एक समय था जब उत्तराखंड ने तीव्र गति से विकास की यात्रा शुरू की थी, लेकिन वो काफी पुरानी बात है, 70 के दशक की बात है, 80 के दशक के कुछ शुरुआती वर्षों की बात है बस। जब उत्तर प्रदेश में बड़े सारे औद्योगिक घराने स्थापित किए गए, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, और भी बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयाँ पूरे प्रदेश के अलग अलग भागों में लगाई जाने लगी। लगा प्रदेश बहुत तेजी से विकसित करेगा, लेकिन राजनीति ने करवट बदली, क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ और इन क्षेत्रीय दलों के जन्म ने संकीर्ण आधारों पर राजनीति शुरू की। नतीजा ये हुआ कि विकास का रास्ता डिरेल हो गया, अपराधियों को संरक्षण दिया जाने लगा, जितने उद्योगपति थे, विकास करने वाले लोग थे, प्रदेश छोड़ करके भागना शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर पीछे होते चला गया। मैंने तो वसूली होते हुए अपनी आंखों के सामने से देखा है। मैंने पूछा कैसे पैसे ले जा रहे हैं ये? बोले इनका बधा हुआ है, हर महीने नहीं देंगे तो हम यहाँ पर रह नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, हम काम करने के लिए देना पड़ता है यहाँ। मैंने तो दौर देखा, अपनी आंखों से देखा, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी आंखों के सामने की घटना बता रहा हूँ। किसके लोग थे, अब इन सारी बातों को व्यक्तिगत रूप से नाम बताना ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरी आंखों के सामने की बात है। मैंने पूछा प्रशासन या जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक? बोले उनकी मौन स्वीकृति है कि उन दोनों के बीच झगड़ा नहीं होगा, सब कुछ होता है, ऐसे ही होता है। तो उत्तर प्रदेश नष्ट होने के कगार पर चलने लगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश में, इस बात को हर कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई। हम लोग जब आज जेवर, जहाँ देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जब जेवर के इलाके में, जेवर बुलंदशहर जिले में आता है, जेवर के इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे से हम लोग गुजरते थे अपनी कार से, तो हम लोग का टारगेट ये होता था कि ये एरिया सूर्यास्त के पहले हम लोग पार कर लें। यकीन मानो हम लोगों ने ऐसे समय में जीवन जिया है, और अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल 12 साल पुरानी बात कर रहे हैं। हम लोग का ये टारगेट होता था, जितने भी हम लोग अगर उस रास्ते से आते जाते थे, तो हम लोग ये टारगेट बना करके चलते थे कि सूर्यास्त से पहले ये एरिया पार कर लो, क्योंकि कहीं भी लूट हो सकती थी। दिल्ली से एकदम नज़दीक लगा हुआ इलाका, कहीं भी लूट हो सकती थी। वो करते क्या थे, किले सड़क पर बिछा देते थे, आप अपनी कार से गुजरोगे तो पंचर होना तय है, कुछ दूर पर जाकर के कार की रुकी जाएगी। वो पता होता था उनको, अलग अलग गुट थोड़ी थोड़ी दूरियों पर खड़े होते थे, उन्हें पता था कि कार तो रुकनी तय है क्योंकि पंचर तो हो ही गया है। वो झाड़ियों में छिपे खड़े रहते थे, जैसे आप कार साइड में लगाते थे, आपको लगता था कोई देख तो रहा नहीं है, लाओ कार साइड में लगा के देखें, या तो स्टेपनी चेंज करें या कुछ करें। पता चला कि वो आते थे, कनपट्टी पर बंदूक रखते थे और लूट। तो बड़ी हम लोगों ने इस भय में जीवन व्यतीत किया है, मैं निजी तौर पर बता रहा हूँ।
हम लोगों ने इस भय में जीवन व्यतीत किया है 10-12 साल पहले। लेकिन अब उधर से रात में 11 बजे आने में डर नहीं लगता कि कोई बात नहीं, अब तो खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अपराधी खुद गले में तख्ती बांध कर टहलता है कि भाई मैं अपराधी, मुझे पकड़ लो, नहीं तो किसी चौराहे मार दोगे, इसलिए बेहतर है पकड़ लो। तो विकास के लिए, अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता जरूरी है, जनता का सहयोग जरूरी है। अगर जनता की भागीदारी नहीं होगी, मान लो जनता ने ये सत्ता कंटिन्यू नहीं की होती, यकीन मानो फिर से हम उसी वातावरण में जीने के लिए विवश हो जाते जिस वातावरण की कल्पना मैंने अभी आपको बताई कि हम और हमारे साथ के लोगों ने ये भय महसूस किया है अपराधियों का। क्यों? क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन लूट की वारदात उस रास्ते पर ना हो। कोई दिन ऐसा नहीं होता था। कभी कभी जब कोई बड़ी वारदात वो कर देते थे, बहुत मारपीट, लोगों की जानें चली जाती थी, रेप की घटनाएं हो जाती थी, तब पुलिस वहां पर पहुंच जाती थी, तो 2-4 दिन, 1 आध हफ्ते नहीं होती थी घटना, 1 हफ्ते बाद फिर शुरू। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था, सबको सबको राजनीतिक संरक्षण हासिल था, हर व्यक्ति जानता है। हम लोगों ने तो ये दौर अपनी आंखों से देखे। तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के बावजूद भी अब उसी इलाके में, जिस इलाके में अपराध की कहानी है, उस इलाके में सबसे महंगी जमीनें बिक रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एप्पल ने अपने लिए जमीन खरीद ली है कि वो एक नया प्लांट बनाएगा। तमाम विदेशी कंपनियों ने, इंटेल ने सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने के लिए अपने लिए जमीन खरीद ली है कि वो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएंगे। वो इलाका जो अपराध का गढ़ था, अब वो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। उसी से लगे हुए क्षेत्र में एक सिनेमा निर्मित करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए नए केंद्र, नए स्टूडियो का निर्माण हो रहा है। तो डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए केवल और केवल लोगों का सहयोग चाहिए और राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए। अब ये मत समझना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ या मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये दोनों बातें तथ्य हैं। ये मैंने फैक्ट की बात कही है, आपको किसी को बुरा लगना हो तो लग जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन बेसिकली ये फैक्ट है कि हम लोगों ने पहले जो जीवन व्यतीत किया है, मैं अपने निजी अनुभव ही केवल शेयर कर रहा हूँ। बाकी और समाचार पत्रों की क्लिपिंग इकट्ठी करके दिखाऊंगा तो और विभत्स है और डरावनी है, लेकिन मैं केवल अपने निजी अनुभव शेयर कर रहा हूँ उस एरिया के। तो ऐसी दशा में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए केवल पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए, सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिए और लोगों की भागीदारी चाहिए। राज्य का बड़ा होना, छोटा होना विकास के लिए मायने नहीं रखता। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से विश्व के 5 सबसे बड़े देशों के बाद अपना स्थान रखता है। विश्व के केवल 5 ऐसे देश हैं, विश्व के केवल 5 ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। इसके अलावा विश्व के किसी देश की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से ज़्यादा नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश है वो, किंतु आज विकास की राह पर अग्रसर है। क्यों? क्योंकि जनता का सहयोग है, जनता की भागीदारी है और राजनीतिक प्रतिबद्धता है। तो विकास के लिए राज्य का आकार मायने नहीं रखता। हम केवल राज्य के आकार को विकास के उद्देश्य से संबोधित, विकास के लक्ष्य से संबोधित नहीं कर सकते। छोटे राज्य विकास नहीं कर सके हैं, बड़े राज्य विकास करते रहे हैं। यह केवल और केवल पॉलिटिकल कमिटमेंट का ही परिणाम है, राजनीतिक प्रतिबद्धता का ही परिणाम है। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि नए राज्यों का गठन समाधान नहीं है, क्योंकि यह देश की एकता और अखंडता को कंप्रोमाइज कर सकता है, उसके साथ समझौता कर सकता है भविष्य में चलकर। इसलिए हमें विकास के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करनी होगी, जनता के द्वारा भी, राजनेताओं के द्वारा भी। और जैसे जैसे ये प्रतिबद्धता विकसित होगी, हमें नए राज्यों के गठन की मांग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नए राज्यों के गठन की मांग उन्हीं क्षेत्रों से उत्पन्न हो रही है जो क्षेत्र विकास के अभाव में कमजोर है, जो विकास के अभाव से ग्रसित रहे। समस्याएं हैं, आज भी हैं, छोटे बड़े सभी राज्यों की हैं। उत्तर प्रदेश भले ही विकास के पथ पर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है। बड़ा राज्य है, जो छोटे राज्य हैं वहाँ भी समस्याएं हैं, समस्याएं हर जगह हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान है, उन समस्याओं का समाधान है। अगर सरकार और जनता दोनों मिलकर के वो समाधान खोजना चाहे तो समाधान खोजा जा सकता है। तो लिखो नए राज्य के गठन की मांग। लिखो वर्तमान समय में देश के अनेक भागों में, वर्तमान समय में देश के अनेक भागों में नए राज्यों के गठन की मांग को लेकर यदाकदा आंदोलन होते रहे हैं, यदाकदा आंदोलन होते रहे हैं। इनका मुख्य कारण विकास के अभाव से ग्रसित होना रहा है। इनका मुख्य कारण विकास के अभाव से ग्रसित होना रहा है। विकास का अभाव रहा इसलिए ऐसा होता रहा है। फिर भी नए राज्यों अर्थात छोटे राज्यों, फिर भी मत लिखिए, लिखिए नए राज्यों या छोटे राज्यों के गठन के पक्ष में, नए राज्यों या छोटे राज्यों के गठन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते रहे हैं। निम्नलिखित तर्क दिए जाते रहे हैं। डैश, पहला पॉइंट लिखो, छोटे राज्य का अर्थ है छोटे जिले, छोटी तहसीलें और छोटे गांव। छोटे राज्य का अर्थ है छोटे जिले, छोटी तहसीलें और छोटे गांव। अर्थात प्रशासनिक इकाइयां छोटी होंगी, अर्थात प्रशासनिक इकाइयां छोटी होंगी। परिणाम स्वरूप प्रशासन चलाना सरल होगा, प्रशासन चलाना सरल होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, शासन एवं प्रशासन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, शासन एवं प्रशासन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
अगला पॉइंट लिखो, जनता की शिकायतों का बेहतर समाधान हो सकेगा। जनता की शिकायतों का बेहतर समाधान हो सकेगा। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, शासन प्रशासन में जनता की प्रभावी भागीदारी विकसित हो सकती है। शासन प्रशासन में जनता की प्रभावी भागीदारी विकसित हो सकती है। अगला पॉइंट लिखो, सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बेहतर होगा। नियंत्रण या निगरानी बेहतर होगी। सरकार की प्रशासन पर निगरानी बेहतर होगी। पैरा चेंज करके लिखो, इस प्रकार प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से, इस प्रकार प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से छोटे राज्य उपयोगी माने जाते हैं। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से छोटे राज्य उपयोगी माने जाते हैं, किंतु यह सदैव आवश्यक नहीं है। इनके विपक्ष में भी निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। इनके विपक्ष में भी निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला पॉइंट लिखो, छोटे राज्य सदैव प्रगति करें यह आवश्यक नहीं यह आवश्यक नहीं है। छोटे राज्य सदैव प्रगति करें यह आवश्यक नहीं है। जैसे पूर्वोत्तर के राज्य छोटे होने के बावजूद भी प्रगति नहीं कर सके। कुछ दिनों बाद नहीं लिख पाएंगे, अभी तो लिख रहे हैं क्योंकि वहां तीव्र गति से प्रगति हो रही है, लेकिन अभी तो लिख ही सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य छोटे होने के बावजूद भी तीव्र गति से प्रगति नहीं कर सके। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य नए राज्य बनने के बाद, नए राज्य बनने के बाद अपेक्षा के अनुसार प्रगति तो हुई है, लेकिन अपेक्षा के अनुसार प्रगति नहीं कर सके। अपेक्षा के अनुसार प्रगति नहीं कर सके। अपेक्षा के अनुसार प्रगति नहीं कर सके। अगला पॉइंट लिखो, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य आकार में बड़े होने के बावजूद भी, आकार में बड़े होने के बावजूद भी अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर तरीके से विकास कर सके हैं। अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर ढंग से या बेहतर तरीके से विकास कर सके हैं। उसी में लिखो, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वर्तमान समय में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। फैक्ट है। डिफेंस फैक्ट्रीज लग रही हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है लखनऊ के आसपास, तमाम एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, देखते देखते बन गए हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, और भी कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो हवाई अड्डे नए बन रहे हैं, छोटे छोटे जिलों में भी नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। तो फैक्ट है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी वर्तमान समय में तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। अब कब तक करेगा ये वाली बात है, तो अभी तो सरकार चली रही है, तो भी आप लिख सकते हो। बदलेगी तो यकीनन ये परिदृश्य नहीं रह जाएगा, ये स्टेटमेंट हटाना पड़ेगा आपको। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो विकल्प, दूसरा विकल्प है ही नहीं, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं प्रदेश की, वो निगेटिव सोच की पार्टीज़ हैं, वो बेहतर कभी भी पॉजिटिव तरीके से सोच नहीं रखती, जितनी भी हैं वहाँ पर। तो राष्ट्रीय नेशनल पार्टीज़ बने, सरकार बनाए, तो वो ठीक है, बेटर है। कोई भी दूसरी नेशनल पार्टी बनाए, ये ना बनाए तो, लेकिन नेशनल पार्टीज़ ही बेटर एक बड़ा विजन रख सकती हैं। क्षेत्रीय पार्टियों के पास बड़ा विजन नहीं होता, वो संकुचित विजन से काम करती हैं, छोटे विजन से काम करती हैं। तो लिखो अगला, अगला पॉइंट लिखो, विकास के लिए, विकास के लिए राज्य के आकार से ज्यादा अधिक महत्व, विकास के लिए राज्य के आकार से अधिक महत्व, विकास के लिए राज्य के आकार से अधिक महत्व, विकास के लिए राज्य के आकार से अधिक महत्व राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं जन सहभागिता का है। राजनीतिक प्रतिबद्धता, पॉलिटिकल कमिटमेंट, एवं जन सहभागिता का है। निष्कर्ष लिखो, निष्कर्ष लिखो, इस प्रकार, इस प्रकार राज्य का निर्माण किसी समस्या का समाधान नहीं है। राज्य का निर्माण किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या के समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए और विकास के अभावों को दूर करने के लिए,
और विकास के अभावों को दूर करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं जन भागीदारी आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं जन भागीदारी आवश्यक है। राजनीतिक प्रतिबद्धता का मतलब है राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता। क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बात, किसी दल का नाम नहीं लिख सकते हम लोग, लेकिन दल आधारित जो सरकारें हैं उनके एजेंडे क्लियर हैं, उनके आधार पर हम लोग विवेचन कर सकते हैं। दल का नाम नहीं लिख सकते अगर आवश्यकता है विवेचन करने की तो लेकिन प्रतिबद्धता में हम लोग सरकार की प्रतिबद्धता नहीं लिखते, हम लोग हमेशा राजनीतिक प्रतिबद्धता लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जो सरकार में है किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, किसी भी राज्य में जो सरकार में है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और जो विपक्ष में है वो भी पॉलिटिकल पार्टी है। तो विकास तब तक नहीं होगा जब तक दोनों के बीच एक बेहतर कम्युनिकेशन ना हो, दोनों के बीच एक बेहतर संवाद ना हो, दोनों का सहयोग ना हो। तो डेवलपमेंट के लिए दोनों का सहयोग अपेक्षित है, दोनों के बीच संवाद अपेक्षित है, संचार अपेक्षित है। तो इसलिए यहाँ प्रतिबद्धता, सरकार की प्रतिबद्धता नहीं लिखी जाती डेमोक्रेसी में, हम लोग इसके लिए उपयुक्त शब्द पॉलिटिकल कमिटमेंट लिखते हैं, राजनीतिक प्रतिबद्धता लिखते हैं, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि विपक्ष सरकार के शेडो ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से काम करता है। हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं शेडो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। तो इसलिए कभी भी आप सरकार की प्रतिबद्धता शब्द मत लिखिएगा, वो अच्छा शब्द लेखन के दृष्टिकोण से नहीं है। आप अपने समझने के दृष्टिकोण से समझ लो, अलग बात है, लेकिन लेखन के दृष्टिकोण से अच्छा शब्द नहीं। लेखन के दृष्टिकोण से अच्छा शब्द राजनीतिक प्रतिबद्धता ही है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पॉलिटिकल कमिटमेंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं।